नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सौर प्रस्फुटन का पता लगाया जिसने 6 साल से निरंतर स्थिर तापमान को बनाए रखा है। वैश्विक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में प्रकाशित एक नए सूचकांक के मुताबिक भारत समेत G20 समूह के देश आधुनिक दासता को बढ़ावा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक 2023 जारी किया और G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका जुलाई 2023 से यूनेस्को में फिर से शामिल होने पर सहमत हो गया है। साथ ही उसने यूनेस्को को लगभग $619 मिलियन के बकाये का भुगतान करने पर भी अपनी सहमति दी है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को में एक सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल करने के पक्ष में मतदान हुआ था। इस मतदान के बाद अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को को अपना वित्तीय अंशदान देना बंद कर दिया था और इसकी वजह से 2013 में इन दोनों देशों को इस संस्था में उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। वर्ष 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। ऐसा करने के पीछे उसने ये तर्क दिए थे कि यूनेस्को में इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह विद्यमान है। इस सांस्कृतिक संस्था का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया है। यूनेस्को वित्तीय संकट से गुजर रहा है और यूनेस्को में प्रबंधन के स्तर पर समस्याएं हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका इस संस्था से बाहर हुआ है। वर्ष 1984 में भी अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया था। तब अमेरिका ने तर्क दिया था कि ये संस्था कुप्रबंधित और भ्रष्ट है। उसका ये भी मानना था कि ये एजेंसी सोवियत हितों को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका 2003 में फिर से इसमें शामिल हो गया था। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल क्यों हो रहा है। यूनेस्को से अमेरिका के बाहर जाने के बाद चीन यूनेस्को के नीति निर्माण में उसकी जगह ले रहा है। चीन विशेष रूप से दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए मानक स्थापित करने में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिका इसे प्रतिसंतुलित करने के लिए फिर से यूनेस्को का सदस्य बन रहा है। यूनेस्को के प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने की जरूरत है ताकि इसे कुशल और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूनेस्को विशेष रूप से मध्य पूर्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चाओं के राजनीतिक रूप लेने को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रयास में संयुक्त राज्य अमेरिका भी भागीदार बनना चाहता है। अमेरिका का यूनेस्को में फिर से शामिल होने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यूनेस्को के वित्तीय संसाधन में वृद्धि होगी। इस संस्था को छोड़ने से पहले अमेरिका यूनेस्को के कुल बजट में लगभग 22% का योगदान देता था। यूनेस्को में शामिल होकर अमेरिका अपने फ्री वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये संस्था 1945 में स्थापित की गई। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति स्थापना में योगदान देती है। यूनेस्को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करता है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका एक सचिवालय होता है जो यूनेस्को की महासभा और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। सचिवालय का प्रमुख महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल होता है। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कारों की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार है। ये निजी व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। दूसरा है शांति को बढ़ावा देने के लिए फेलिक्स होफोएट बोगेन शांति पुरस्कार। इससे जीवित व्यक्तियों और सक्रिय संस्थानों को सम्मानित किया जाता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है। यूनेस्को के 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। कुक आइलैंड्स, न्यू और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। ये देश हैं इजराइल, लिक्टेनस्टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सौर प्रस्फुटन का पता लगाया है जिसने 6 साल से निरंतर स्थिर तापमान को बनाए रखा है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल के वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2017 में हुए एक सौर प्रस्फुटन या कोरोनल मास इजेक्शन के कोर ने स्थिर तापमान को बनाए रखा है। एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इस नई खोज से कई निष्कर्ष निकले हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि कोर के विस्तार के बावजूद भी तापमान स्थिर बना हुआ है। सामान्यतः कोर के विस्तार के साथ ही कम होता जाता है। कोर के बाहर की ओर विस्तारित होने के साथ ही इसका घनत्व लगभग 3.6 गुना कम हो गया है।
कोर के विस्तार ने एडियाबैटिक प्रक्रिया यानी कि जहां पर ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होता है, इसकी बजाय एक आइसोथर्मल प्रक्रिया जहां पर तापमान स्थिर रहता है, ऐसा व्यवहार ज्यादा प्रदर्शित किया है। एडियाबैटिक प्रक्रिया वो है जहां पर ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होता है, वहीं आइसोथर्मल प्रक्रिया के तहत स्थिर तापमान रहता है। इस नई खोज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये खोज हमारी समझ में और वृद्धि करेगी कि इस तरह के प्रस्फुटन पृथ्वी पर संचार प्रणालियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC से युक्त है। ऐसे में यह सूर्य के आंतरिक कोरोना में CME के थर्मोडायनेमिक गुणों के बारे में अधिक डेटा प्रदान करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन चुंबकीय फील्ड लाइन से युक्त सौर प्लाज्मा का एक विशाल बादल है। यह अक्सर मजबूत और लंबी अवधि की सौर ज्वालाओं और फिलामेंट के प्रस्फुटन के दौरान सूर्य से दूर हो जाते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन में कण विकिरण तथा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये अंतरिक्ष मौसम में बाधा उत्पन्न करते हैं, उपग्रहों के संचालन को विफल कर देते हैं और विद्युत की बाधित आपूर्ति का कारण बनते हैं। इसी से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी है बेटेल्गेयूज के संबंध में। बेटेल्गेयूज ओरायन तारामंडल का एक चमकदार लाल विशालकाय तारा है। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे तिरुवतिरे या आद्र भी कहा जाता है। ये तारा अपने अंतिम कार्बन दहन चरण में है। इसका कारण ये है कि ये तारा पहले ही अपने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का उपभोग कर चुका है। जब ये तारा आवर्त सारणी के सभी तत्वों का उपभोग कर लेगा, तब गुरुत्वाकर्षण इसके कोर को संकुचित कर देगा और फिर इसे एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल देगा। वैश्विक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कार्य समूह की बैठक के भाग के रूप में पुणे में आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के DEWG यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कार्य समूह ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। DPI के इस सम्मेलन की थीम थी DPI फॉर ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ गवर्नेंस। DPI के सम्मेलन के निष्कर्ष में ये कहा गया कि भारत ने इंडिया साझा करने के लिए 3 देशों आर्मेनिया, सियरा लियोन और सूरीनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने वन फ्यूचर अलायंस की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये एक स्वैच्छिक पहल है। इस अलायंस का उद्देश्य DPI के भविष्य को सहक्रियात्मक बनाने यानी सिनर्जाइज करने, उसे आकार देने, तैयार करने और डिजाइन करने के लिए सभी देशों और हितधारकों को एक साथ लाना है और इस तरह से सभी देश DPI का उपयोग कर सकेंगे। DPI साझा डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट है, जैसे कि एप्लीकेशन, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म। ये इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशंस द्वारा संचालित होते हैं। भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPIs को सामूहिक समूह से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है और इसके 3 अलग अलग स्तर हैं। विशिष्ट पहचान, आधार, बेहतर भुगतान प्रणाली जिसमें कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार भुगतान ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा शामिल है और तीसरा है डेटा एक्सचेंज जिसमें कि डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ ये हैं कि ये मानव पूंजी को संचित करने और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के बेहतर वितरण को सक्षम बनाता है। ये भुगतान और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था में रूपांतरण और समावेशी समृद्धि का समर्थन करता है, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, वित्तीय समावेशन में अंतराल को कम करता है और सरकारी राजस्व संग्रह को बढ़ाता है। हाल ही में प्रकाशित एक नए सूचकांक के मुताबिक भारत समेत G20 समूह के देश आधुनिक दास्तां को बढ़ावा दे रहे हैं। वॉक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दास्तां सूचकांक 2023 जारी किया है। ये सूचकांक 160 देशों में आधुनिक दास्तां की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। ये सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वॉक फ्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी किए गए डेटा का उपयोग करता है। आधुनिक दास्तां शोषण की ऐसी परिस्थितियों को दर्शाती है जहाँ कोई व्यक्ति डर, हिंसा, दबाव, छल और ताकत के दुरुपयोग के कारण न तो कार्य करने से मना कर सकता है और न ही कार्य छोड़कर जा सकता है। आधुनिक दास्तां एक व्यापक शब्दावली है जिसमें दमन के अलग अलग तरीके शामिल होते हैं। इस सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो वर्ष 2021 में प्रत्येक दिन लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्तां की स्थितियों का सामना कर रहे थे। वर्ष 2016 के बाद से इसमें 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। 50 मिलियन में से 28 मिलियन लोग बलात् श्रम और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक 11 मिलियन लोग बलात् श्रम करने के लिए विवश हैं। इसके बाद चीन और रूस का स्थान आता है। आधुनिक दास्तां का सर्वाधिक प्रचलन उत्तर कोरिया और इरिट्रिया में है, जबकि इसका न्यूनतम प्रचलन स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में है। दास्तां के प्रमुख कारक हैं जलवायु क्षरण, लैंगिक असमानता, कोविड-19 और संघर्ष। इस सूचकांक में कई और सिफारिशें भी की गई, जैसे कि अलग अलग स्तरों पर आधुनिक दास्तां की पहचान करते हुए उसके प्रति कार्रवाई करना चाहिए। लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल को मजबूत करने की जरूरत है। राष्ट्रीय
सुरक्षा को मानवाधिकारों से ऊपर रखने वाली प्रवासन नीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं आधुनिक दास्ता क्या है। आधुनिक दास्ता है जैसे कि बलात् श्रम, जिसमें कि लैंगिक शोषण, घरेलू दास्ता, बाल मजदूरी के घृणित रूप, इसके अलावा श्रम संबंधी शोषण और लैंगिक शोषण के लिए तस्करी, मानव तस्करी की जाती है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाओं के लिए तस्करी की जाती है। दास्ता और दास्ता जैसी और भी कई प्रथाएं हैं जैसे जबरन विवाह, ऋण दास्ता, बच्चों का सैनिक के रूप में उपयोग, इसके अलावा जबरन विवाह के परिणाम के रूप में बलात् श्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक 2023 जारी किया है। इस सूचकांक का शीर्षक है ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। GSNI में क्षमता और अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित विश्वासों, पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। साथ ही इसमें लैंगिक असमानता के मूल कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। GSNI में 4 प्रमुख आयाम और उनके संकेतक शामिल होते हैं। प्रत्येक संकेतक में 1 और 0 का मान होता है। जब कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है तो उसका मान 0 होता है। GSNI को वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे से 7 प्रश्नों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर निर्मित किया गया है। इनका 80 देशों और राज्य क्षेत्रों से डेटा का उपयोग करके 7 संकेतकों का सृजन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये सूचकांक विश्व की 85% जनसंख्या को कवर करता है। इस सूचकांक में ये भी निष्कर्ष दिया गया है कि 10 में से करीब 9 पुरुष और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लगभग 50% लोगों का ये मानना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। साथ ही लगभग 40% लोग मानते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष व्यवसाय के बेहतर संचालक होते हैं। इस सूचकांक में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में प्रमुख बाधा है। आपको बता दें कि SDG 5 इसी से संबंधित है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विकासशील राष्ट्रों में देखा गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह निम्न और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले सभी देशों में देखा गया है। लिंग आधारित सामाजिक मानदंडों के बने रहने के कई कारण हैं, जैसे कि माता पिता के व्यवहार से कम उम्र में ही लिंग आधारित मानदंडों का समाजीकरण होना, भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं और लिंग आधारित अनुक्रम का संस्थानीकरण होना, सामाजिक स्वीकृति जिसमें सामाजिक मानदंडों का पालन करने वाले व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के कई आयाम और संकेतक हैं। इसके 4 आयाम हैं: राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता। और संकेतकों की बात करें तो इसमें संकेतक हैं: लोकतंत्र के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना जरूरी है। विश्वविद्यालय महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का नौकरी पर अधिक अधिकार होना चाहिए। इंटीमेट पार्टनर के द्वारा हिंसा, पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष व्यवसाय के बेहतर संचालक होते हैं। और जनन संबंधी अधिकार की स्थिति, ये सभी लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। ये बैठक भारत की अध्यक्षात्मक थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के तहत आयोजित हुई है। इस बैठक में विकास मंत्रियों ने सर्वसम्मति से 2 परिणामी दस्तावेजों को अपनाया है। एक है सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांत, जिसमें 9 HLP यानी कि उच्च स्तरीय सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। इसमें शामिल है विकास, पर्यावरण और जलवायु एजेंडे के बीच अंतर संबंधों को बढ़ावा देना, सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना, पर्यावरण के अनुकूल व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को बढ़ावा देना, सतत उत्पादन को प्रोत्साहन देना, अर्थव्यवस्था के सभी घटकों या पहलुओं की सततता को महत्व देना, सतत परिवेश के लिए डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाना, सतत जीवन शैली के समर्थन में स्थानीय समुदायों, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को पहचानना और उसे बढ़ावा देना, विकास, पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामूहिक कार्रवाई और साझेदारी को मजबूत करना। और दूसरा है सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 2023 कार्य योजना। इसके तहत महत्वपूर्ण रूपांतरणकारी संक्रमण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें शामिल है डिजिटल परिवर्तन, लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण, किसी को पीछे न छोड़ते हुए विश्व स्तर पर संधारणीय, समावेशी और न्यायोचित परिवर्तन लागू करना। आपको बता दें कि SDG की प्रगति में तेजी लाने के लिए वित्त पोषण के तहत सभी स्रोतों से पर्याप्त वित्त तक पहुंच में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में मिश्रित वित्त, ग्रीन बॉन्ड जैसे नवीन समावेशी वित्त पोषण तंत्रों को प्रोत्साहित करना, दीर्घकालिक ऋण संधारणीयता प्राप्त करने में विकासशील देशों की सहायता करने की आवश्यकता की फिर से पुष्टि करने के लिए वित्त पोषण।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका की मूल पादप प्रजाति है। इसकी पत्तियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। इसके फूल पीले रंग का रंजक यानी डाई उत्पन्न करते हैं। सनफ्लावर ऑयल केक का उपयोग पशुधन और कुक्कुट चारे के लिए किया जाता है। क्योंकि इन बीजों में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बहु असंतृप्त यानी पॉली अनसैचुरेटेड तेल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य स्रोतों में से एक है। सूरजमुखी का तेल विश्व में चौथा सबसे अधिक उत्पादन किए जाने वाला खाद्य तेल है। इस बीज में आवश्यक वसा अम्ल, विटामिन और खनिजों के बेहतरीन स्रोत हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये घाव जल्दी भरने में भी मदद करते हैं। एक्वेरिन अभ्यास। ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला टॉपिक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ईयरबुक 2023। सिप्री ने आयुध निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर अपना वार्षिक आकलन जारी किया है। इस वार्षिक आकलन के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सर्वाधिक संख्या में तैनात परमाणु वॉरहेड्स हैं। इसके बाद रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। तैनात यानी कि डिप्लॉयड वॉरहेड्स का मतलब है मिसाइलों में लगाए गए वॉरहेड्स या फिर ऑपरेशनल बलों के अड्डों पर तैनात वॉरहेड्स। परमाणु वॉरहेड्स के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक वॉरहेड्स रूस के पास हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का स्थान है। भारत, चीन और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने कोई परमाणु वॉरहेड्स तैनात नहीं किए हैं। भारत के पास भंडार में कुल 164 परमाणु वॉरहेड्स हैं। कुल मिलाकर परमाणु वॉरहेड्स की संख्या में गिरावट जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा अनुपयोगी हो चुके वॉरहेड्स को नष्ट करने के कारण इनकी संख्या में गिरावट हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, वहीं भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों के भंडार का आकार बढ़ा रहे हैं। परमाणु हथियारों के लिए कच्चा माल या तो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है या फिर अलग किया गया प्लूटोनियम। भारत ने मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन किया है। सिप्री स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संस्थान संघर्ष, युद्धास्त्र, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। समुद्री जल से ग्रीन हाइड्रोजन। आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। शोधकर्ताओं ने शुद्ध या ताजे पानी के स्थान पर क्षारीय समुद्री जल का उपयोग करके एक इलेक्ट्रोलाइजर विकसित किया है। उन्होंने इलेक्ट्रोड्स के लिए धातुओं की बजाय कार्बन आधारित सहायक पदार्थ का उपयोग किया था। हाइड्रोजन प्राप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के आधार पर हाइड्रोजन को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन आदि। ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचा इकाइयों के विकास से संबंधित 50,000 से ज्यादा निष्क्रिय प्रस्तावों को हटा दिया है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना है। इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है। साथ ही लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम की वित्त पोषण प्रणाली की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 90 और 10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाएगा। 100% वित्त पोषण होगा बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को, और बाकी सभी राज्यों को 60 और 40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव केएसपीयू अभियान 2022 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ की साझेदारी में शुरू किया था। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में फिर से शामिल करना है। ये मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे किशोर लड़कियों के लिए योजनाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केएसपीयू के तहत जुलाई 2022 से अब तक 1 लाख पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी लड़कियों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में वापस लाया गया है।
जतन। केंद्र सरकार ने कलाकृतियों के बेहतर तरीके से संरक्षण के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संग्रहालयों के 3D डिजिटलीकरण की योजना बनाई है। ये कार्य 2023 के अंत तक पूरा किया जाना है। 3D डिजिटलीकरण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है। संग्रहालयों का 3D डिजिटलीकरण जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप ने डिजाइन और विकसित किया है। ये संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के अधीन कार्य करती है। जतन भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है। ये 3D वर्चुअल गैलरी बना सकता है और वेब, मोबाइल या टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच प्रदान कर सकता है। भौगोलिक संकेतक टैग। उत्तरी कर्नाटक के करी इशद आम को GI टैग प्राप्त हुआ है। करी इशद आम का उत्पादन मुख्य रूप से अंकोला के आसपास किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कारवार में और कुछ हद तक उत्तर कर्नाटक के कुमता में भी उगाया जाता है। करी इशद आम दो तरह के होते हैं। करी इशद का छिलका पतला होता है और ज्यादा गूदा होता है तथा ये मीठा ज्यादा होता है, और दूसरा होता है बीली इशद। इसका छिलका मोटा होता है, ये कम गूदे वाला होता है और इसमें कम मिठास होती है। GI उन उत्पादों को प्रदत्त एक चिन्ह है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन होता है और इनके गुण या प्रसिद्धि इनके मूल उत्पादन की वजह से होती है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। क्यूबा की राजधानी हवाना है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि चीन 2019 से ही क्यूबा में जासूसी अड्डे का संचालन कर रहा है। क्यूबा वेस्ट इंडीज क्षेत्र का एक देश है। ये इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा एकल द्वीप है। ये कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर, जो कि उत्तर और पूर्व में पड़ेगा। इसके अलावा पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण में कैरिबियन सागर के संगम बिंदु पर स्थित है। क्यूबा के पड़ोसी देश हैं हेती पूर्व में, दक्षिण में जमाइका, उत्तरी तट पर बहामास द्वीप समूह। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के साथ। क्यूबा की प्रमुख नदी है काउटो, जो कि सबसे लंबी नदी है, और ग्वांतानामो। सबसे ऊंची चोटी है टर्क्विनो पीक, ये सियरा मेस्ट्रा रेंज में है। वही महत्वपूर्ण शहर और कस्बे हैं सैंटियागो, त्रिनिदाद और ग्वांतानामो बे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।